तो ये पूरी जो क्लास होगी, इस पूरी क्लास में पॉलिटी की वे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके पेपर में पूछी जाती है एक कंप्रेस्ड पीडीएफ के अंदर मैंने डाल दी है। इस पूरी पीडीएफ 41 पेज की पीडीएफ को बनाया गया है और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो पीडीएफ है आपकी ये काम करेगी। इसको हम कह सकते हैं मास्टर पीडीएफ ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये मास्टर पीडीएफ होगा आपका और इसमें संपूर्ण पॉलिटी आपकी दे रखी हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी सर। ठीक है, तो आज हमने जो लगभग 35 क्लास में समझा, सीखा, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एजीआई हो, यूपीएससी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, सांविधिक संस्थाएं हो, अनुसूचियां हो, ठीक है, प्रस्तावना हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट हो, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है करने वाले हैं। विश्वजीत करा सर एसएससी जीडी की यूट्यूब पर क्लास करंट अफेयर्स की करवाएंगे भाई। करंट अफेयर की क्लास जो टीचर्स अवेलेबल होंगे उनसे हम बात करेंगे और टीचर्स के माध्यम से आपकी क्लासेस अरेंज करवाएंगे। अभी मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, चलिए ये अपनी पीडीएफ है और ये मास्टर पीडीएफ कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पूरा संविधान इसके अंदर है। हमारा संविधान लगभग खत्म हो चुका है। जो चीज़ें हमारी बची है वो एक के बाद एक हम करते चलेंगे और उसके बाद हम संविधान को अलविदा कहेंगे। ये राज्य व्यवस्था, एक एक लाइन 41 पेज का ये पीडीएफ आपके लिए आप समझ सकते हो कि ब्रह्मास्त्र की तरह है। ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र है जो आपके सीधे एसएससी जीडी की खोपड़ी में छेद कर सकता है। ठीक है, चलिए सामान्य जानकारी पढ़ते हैं संविधान के बारे में। संविधान का जो दर्शन है सर, संविधान की मूल भावना क्या है ये हमको पता चलती है प्रस्तावना से। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रस्तावना जो है उसको अगर आप पहले पेज को पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भारत के संविधान के अंदर क्या लिखा है। जैसे आप पढ़ते हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि भारत के संविधान के अंदर क्या बात कर रखी होगी। भारत के संविधान के भीतर बात कर रखी होगी राजनीतिक न्याय की। भारत के संविधान के भीतर बात कर रखी होगी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी को ऊपर उठाना। राजनीतिक न्याय का मतलब दलित समाज, पिछड़ा समाज, एससी समाज, कोई भी ऐसा समाज जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको ऊपर लाना। ये राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है रिजर्वेशन आपके इलेक्शंस के अंदर। पहले पंचायतों में इलेक्शंस जो होते थे उसमें नॉर्मली लोग सिलेक्ट होते थे। आज पंचायतों में रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है। क्यों रिजर्वेशन मिलता है? ताकि उनका प्रतिनिधित्व उस पंचायत के माध्यम से बढ़ाया जा सके। इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। भाई मान लो ये रिजर्वेशन नहीं होता तो जो बड़े लोग हैं वही हमेशा क्या बनते? सांसद बनते, विधायक बनते, मंत्री बनते। आज कंपलसरी है कि भाई इतने लोग आपको क्या करने पड़ेंगे? एससी के लेने पड़ेंगे, इतने लोग एसटी के लेने पड़ेंगे। तो संविधान का दर्शन हमें पता चलता है किससे? प्रस्तावना से। संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो एक एमएन राय थे, उनके द्वारा किया गया था। ये क्या थे? ये एक वामपंथी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे। 1934 में एमएन राय ने इसका किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया सर? तो याद रखना, एक एक लाइन आपके एक एक प्रश्न बन सकती है आपके पेपर में। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946। याद रखते चलना, 13 दिसंबर 1946 बहुत सारे पेपर में पूछा गया है और ये भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला पेज है। ठीक है, स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। पूरा संविधान है इसके अंदर। संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। तीनों चीजें अलग अलग हैं। उद्देश्य प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को और संविधान अंगीकृत और स्वीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो आपको पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना, संविधान डे या संविधान दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं प्यारे दोस्तों? 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यह कहा जाता है कि भाई जब 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हो गया तो कुछ ही चीजें उस दिन लागू हो। आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। कैसे लागू हुआ? आंशिक रूप से। तो पूर्ण रूप से जो संविधान हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है वो चीज ये है कि आंशिक रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 नवंबर को लागू हुआ और संपूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसी दिन आप क्या मनाते हो? इसी दिन हम मनाते हैं सर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, अभी गया है रिपब्लिक डे, सबको पता होगा। चलिए, कुल सीटें कितनी थी संविधान सभा में? तो 389 सीटें थी। पहली क्लास याद करो, बताया था ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंगीकृत मतलब बनाना। ठीक है, अंगीकृत करना मतलब बनाना। ठीक है, अंगीकृत करने का मतलब है लागू करना, बनाना। जैसे आप कोई चीज अंगीकृत करते हो, अंगीकृत का सीधा सा मतलब होता है उस चीज को बनाना। चलिए कुल सीटें 389 है। ब्रिटिश भारत से 296 सीट आती थी, देसी रियासतों से 93 आती थी। चार चीजें मैंने आपको समझाई थी कि प्यारे दोस्तों 389 सीट थी। 389 सीट में वही जो इलेक्शन होते थे 296 सीटों पर होते थे और बाकी 93 सीटों पर क्या क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। और 4 और सीटें थी जिस पर इलेक्शन होते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत, जिसमें मुंबई प्रांत था, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था, आप सब ने पढ़ा होगा, और बलूचिस्तान वाला प्रांत था। ठीक है, ये चारों चीजें हमने पढ़ी थी। तो 296 सीटें
आपके ब्रिटिश भारत अर्थात जहां पर ब्रिटिश लोग रूल करते थे। आप कहोगे सर रूल तो पूरे भारत में करते थे तो फिर अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि कुछ राजा महाराजा भी हमारे यहाँ पे थे, तो ब्रिटिशों ने कहा था कि राजा महाराजा अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं, ये जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, बस हमको जब जरूरत पड़े तो ये हमारा साथ दे। तो ये ब्रिटिश भारत था और ये देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों में राजा का शासन चलता था, लेकिन ऊपर कौन होता था? अंग्रेज होते थे। और यहाँ पर मूल रूप से अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो जहां मूल रूप से अंग्रेजों का शासन होता था उसे ब्रिटिश भारत कहते थे, और जहां देसी रियासतें थी जैसे कि कश्मीर रियासत, जैसे कि आपकी नीचे आप चले जाओ साउथ में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, जूनागढ़ रियासत हुआ करती थी। तो ये जो रियासतें थी, ये रियासतें आपकी क्या थी? 93 रियासतों के अंतर्गत आती थी। सलाहकार कौन थे भाई संविधान सभा के? तो BN राव थे। सीटें याद रखना 389। सलाहकार BN राव साहब। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। किसकी पहली बैठक है ये? संविधान सभा की। संविधान सभा का मतलब जो समिति संविधान बना रही थी, उस समिति ने कहा कि भाई अगर आपको संविधान का निर्माण करना है तो आप पूरे भारत में, ये जो पूरा भारत है, इस पूरे भारत से अलग अलग जगह से लोगों को चुनकर लाओ और वो लोग फिर भारत का संविधान बनाएंगे। तो ये सब लोगों ने दिल्ली के अंदर सभा आयोजित की, जिसे हमने कहा संविधान सभा। अब इस संविधान सभा में कौन आएगा? तो किसका कानून क्या बन रहा है? संविधान बन रहा है, और संविधान पूरे भारत का बन रहा है, तो सभी जगह से लोग बुलाए गए। ऐसे करके 389 लोग बुलाए गए। 389 में से 296 ऐसे भारत से बुलाए गए जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और 93 ऐसे भारत से बुलाए गए जहां पर देसी रियासतों का शासन था। आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ोगे तो 389 नहीं होगा, तो 4 कम पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो आप क्या करोगे? 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाओगे, और चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय के केंद्र शासित प्रदेश की तरह हुआ करते थे, ठीक है, याद रहेगा। प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? जब चुनाव हुआ होगा संविधान सभा के अंदर, भाई लोगों को चुना, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना, तो प्रतीक चिन्ह हुआ होगा ना कुछ वोटिंग डालने के लिए, कुछ जैसे हाथ का पंजा होता है, कमल का फूल होता है, ऐसे ही संविधान सभा के इलेक्शन के लिए क्या प्रतीक था? हाथी था। तो हाथी पर मोहर लगती थी, उसके बाद चुनाव होता था, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे हुआ? 296 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, और जो 93 सीटें थी देसी रियासतों की, उसमें मनोनीत किया गया, ठीक है। मनोनीत का मतलब सीधे बुला लिया गया। राजा को फोन लगाया कि राजा जी संविधान सभा में आपको एक व्यक्ति को भेजना है, आप किसी को भी भेज सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता। तो राजा जी किसी को भी भेज देते थे, जबकि 296 जो सीटें थी वहां पर चुनाव होता था। राजा वाले एरिया में चुनाव नहीं होता था, राजा को सीधे बोला जाता था पत्र के माध्यम से कि राजा जी संविधान सभा बन रही है, आप चाहो तो अपना एक बंदा कोई भी भेज सकते हो। तो वो किसी को भी भेज सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो चुनाव करेंगे और फिर भेजेंगे। तो मनोनीत करने का मतलब है सीधे बुला लेना, और चुनाव करने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। 7वें अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, याद रखिएगा। 7वां अधिवेशन जब संविधान सभा का चल रहा था, 7वीं बैठक जब चल रही थी, तो गांधी जी को क्या दिया गया था? श्रद्धांजलि दी गई थी। अब वर्तमान में जो आपका संविधान है, इसकी मूल प्रति किसमें रखी गई है? संविधान की मूल प्रति रखी गई हीलियम गैस के अंदर। हीलियम गैस के अंदर इसलिए रखी गई ताकि वो खराब ना हो। आपकी जो न्यू हीलियम गैस है, हीलियम गैस के अंदर संविधान की मूल प्रति को रखा गया। मूल प्रति मतलब जो हाथों से लिखी गई है। अजीत रायजादा साहब थे, उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। उस मूल प्रति को अगर आप वर्तमान में यूज करोगे तो वो खराब हो जाएगी। भाई बहुत साल पहले संविधान बना, जब हम बात कर रहे हैं 1946 के आसपास की, 26 नवंबर 1949 की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आज तक अगर आप देखोगे तो आज क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, और 2024 और वो टाइम, वो मूल प्रति आज आप यूज करोगे तो क्या ही होगा? जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अधिवेशन का मतलब बैठक होती है भाई, बैठक, ठीक है। जैसे संसद का अधिवेशन होता है, बजट सत्र, ठीक है, आपका मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो अधिवेशन का मतलब होता है कि भाई पूरे टाइम पे संविधान सभा थोड़ी बैठी रहेगी दिल्ली के अंदर, पूरे टाइम पे संसद थोड़ी बैठी रहती है, सांसद साहब अपने एरिया में भी रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उन सबको बुलाया जाता है बैठक करने के लिए, उसे अधिवेशन कहते हैं। जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में अधिवेशन कब से चालू होगा? 7 फरवरी से चालू होगा बजट सत्र। तो हमारा जो बजट सत्र है वो 7 फरवरी को चालू होगा, तो 7 फरवरी से सारे हमारे विधायक भोपाल में बैठेंगे, इसे कहते हैं अधिवेशन बुलाना। ऐसे ही संसद का सत्र, बजट सत्र हुआ, ठीक है, अभी बजट हो गया तो ये संसद का सत्र था, उसे कहते हैं कि संसद का अधिवेशन चल रहा है ना। तो जब ये मिलते हैं सारे लोग, जितने चुन के आते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो काम करना वो करते हैं, उसे कहते हैं अधिवेशन, ठीक है। फिर बिखर जाते हैं, फिर अगले टर्म में इकट्ठे होंगे। जैसे अभी बजट सत्र हो गया, अब कौन सा आएगा? मानसून सत्र आएगा, तो सब मानसून सत्र में इकट्ठे होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं अधिवेशन। हस्तलिखित है भाई, हस्तलिखित मतलब जो संविधान लिखा गया वो हाथों से लिखा गया है, ठीक है, टाइपिंग नहीं की गई, हाथों से लिखा गया है। और प्रेम बिहारी रायजादा नामक व्यक्ति ने अपने हाथों से लिखा है। याद रखना, संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, बाद में उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है। तो पहले अगर कोई पूछे कि क्या किया गया, तो पहले याद रखना संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया और बाद में संविधान का ट्रांसलेशन किया गया, और ट्रांसलेशन जो हुआ वो किया गया हिंदी के माध्यम से, ठीक है, याद रखिएगा। कुल संविधान में आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल। मेरे भाई ध्यान से सुनना,
395 तो आर्टिकल हैं, लेकिन अलग अलग किताबों में 495, 595 जैसे आर्टिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक आर्टिकल अपने आप में एक नंबर होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब संविधान बना तब संविधान में 395 आर्टिकल थे। मेरी बात आप समझे होंगे। ठीक है सर, कि आपने जो बोला एकदम सही बात। सर हमने संविधान संशोधन मान लो किसी आर्टिकल में कर दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको देता हूं 42वां संविधान संशोधन। तो जब 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा मेरे भाई, तो उसके पहले की क्या स्थिति रही होगी, आइए समझते हैं। भाग 1 था पहले, था कि नहीं था, बोलो हाँ था। भाग ए, सॉरी भाग ए नहीं, 1 क्या था भाई, भाग 1 था। भाग 1 था, आप कहोगे बिल्कुल सर। फिर मैं कहूंगा फिर क्या था भाई, 42वें संशोधन के पहले भाग 2 भी था, फिर भाग 3 भी था। आप कहोगे बिल्कुल सही बात सर, भाग 3 भी था। मैं कहूंगा भाग 4 था क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर भाग 4 भी तो था। फिर मैं कहूंगा क्या भाग 5 था, आप कहोगे बिल्कुल सर भाग 5 भी था। मैं कहूंगा भाग 6 था कि नहीं था, आप कहोगे बिल्कुल सर भाग 6 भी था। अब मैं कहूंगा कि भाई ये जो आर्टिकल है भाग 1 में, ये आर्टिकल थे अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक, 1, 2, 3 व 4 तक भाग 1 पढ़ा आपने। फिर हम आ गए थे नागरिकता पर। नागरिकता में हमने 5 से शुरू किया था, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको दिखा रहा हूं कि 395 और 495 किताबों में क्यों लिखा होता है। ठीक है। फिर भाग 3 11 से शुरू हुआ था, तो 12 से लगा के 35 तक हुआ था, बिल्कुल सही बात। फिर आप कहोगे सर 35 पे खत्म हुआ तो 36 पे स्टार्ट होगा, 36 से 51 तक हुआ है। फिर जो आपका शुरू हुआ है वो 51 से शुरू हुआ है भाग 5 का, और ये 51 से जाता है 200 के ऊपर तक, जिसमें केंद्र सरकार की बात कर रखी है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इस संविधान में क्या जुड़ गया, इस संविधान में यहां पर 4 के बाद क्या जुड़ गया सर, 4 के बाद जुड़ गया 4A। जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा कि नहीं जुड़ा सर, बोलो 4A जुड़ा कि नहीं जुड़ा। मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, बाद में बीच में टपक गया। तो जब बीच में टपक गया तो पहले कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जोड़ो कितने हो रहे, 1, 2, 3, 4। 42वें संशोधन के बाद 5, 6, 7, नंबर तो 6 हैं लेकिन टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। यही आर्टिकल में होगा। पहले 36 से 51 तक था, अब 51 तो इसमें आ ही गया है, तो यहां 52 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। 51A लिखा रहता है मौलिक कर्तव्य, इसलिए 51 यहां आ गया। अब यहां 52 आना चाहिए था, तो 52 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां से 52 से शुरू होगा सरकार का, केंद्र सरकार का, तो 51A देना पड़ा। कैपिटल ए पीछे लिख दिया, और कैपिटल ए जैसे ही हमने लिखा तो ये न तो 51 है न ये 52 है, ये एक नया आर्टिकल है सर जिसका नाम ही 51A है। समझे मेरी बात को। इसीलिए आप कहीं पढ़ोगे कि भाई 495 आर्टिकल हो गए, 450 आर्टिकल हो गए, आर्टिकल का नंबर वही रहता है, उनके पीछे कैपिटल ए अगर आ गया इसका मतलब यह है कि वो अपने आप में एक पूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 395 ही है भारत के अंदर, लेकिन जब उनके पीछे आप कैपिटल ए लगा के जोड़ दोगे, नया आर्टिकल बना दोगे और उनको भी जोड़ोगे, अगर जैसे 395 कब होते हैं, जब कैपिटल ए वाले आर्टिकल को आप छोड़ दोगे तो 395 होंगे। जब इनको भी शामिल करके एक एक कंपलसरी जोड़ोगे तो 400 450 आर्टिकल हो जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में। तो जब भी संविधान संशोधन होगा ना तो कैपिटल ए आ जाता है, और कैपिटल ए को भी अगर साथ में काउंट करते हो आप तो फिर ये 395 से ज्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं। जब इन कैपिटल ए वालों को काउंट नहीं करोगे तो आर्टिकल 395 ही निकलेंगे। आई मेरी बात समझ में। तो ध्यान रखना, भारत के संविधान में आर्टिकल की संख्या कम ज्यादा क्यों दिखाई जाती है किताबों के अंदर, इसलिए दिखती है। तो आपसे कोई पूछे कितने आर्टिकल है तो कहना 395 ही है, अगर कैपिटल ए वाले को जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर तो वही रहता है। 396 कोई भारत में आर्टिकल है ही नहीं, 396 आर्टिकल मिलेगा ही नहीं, 397 भी नहीं, ऐसे मिलेगा ही नहीं, 395 के ऊपर ही नहीं। जो बढ़ेंगे ना वो 395 के अंदर तक ही बढ़ेंगे। इसी में आप कैपिटल ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो। आपको 282 को बढ़ाना है तो आप दे दो 282 ए, 282। ऐसे नहीं करोगे, आपके 395 के ऊपर बढ़ाना है तो 396, 397, 397, 396 है ही नहीं संविधान के अंदर। ठीक है, चलो। प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था अपने हाथों से। कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां। पहले कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, याद रखना। प्रस्तावना से जुड़े कुछ विवाद है। जो प्रस्तावना है भारत का प्रियम्बल है, पहला पेज है, उससे जुड़े कुछ विवाद हैं। विवाद क्या कहते हैं, विवाद ये कहते हैं एक केस को लेकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संविधान का भाग है या नहीं है। अर्थात जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब जो प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है या नहीं। सर ये डिबेट क्यों, भाई भाग हो कि नहीं हो, अपने को क्या करना उससे। कोर्ट क्यों लड़ा इसके ऊपर, कोर्ट इसलिए लड़ा कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, बहुत प्यारी प्यारी बातें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ राजनीतिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, देश लोकतांत्रिक होगा, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होगी, ये सब प्रस्तावना में लिखा है। और जब वो संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें फिर संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा कोर्ट का कहना था।
फिर बाद में कोर्ट कहता है संशोधन कर सकते हो, और जब संशोधन कर सकते हो उसका मतलब वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का भाग है, और जब वो संविधान का भाग है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा का पूरा ये यहाँ से हटा दो और अपनी नई लाइनें जोड़ दो। हम भारत के लोग लिखा है तो लिख दो हम इंडिया के लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर तो आप आई बात समझ में। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संशोधनीय है, यानी कि इसको हम संशोधित कर सकते हैं। पूरी के पूरी प्रस्तावना को हटा के नई प्रस्तावना लिख दो। सर ये लड़ाई थी कि सर हम ऐसा कर सकते या नहीं कर सकते। सरकार का ऐसा मानना था कि हम करें या न करें, हमको ये पता भी नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन होगा कि नहीं होगा। हमें ये पता है कि संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। पर कोर्ट को पूछा गया कि आप ये बताओ कि जो पहला पेज दिख रहा है साहब बुक का, किताब का, इस पहले पेज में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम का मतलब होता है जो केस होते हैं ना, जैसे आप लिखते हो सोनू संग मोनू, है ना, लिखते हो नहीं? अरे भाई शादियों में वेट से लिखते हैं बीच में, है ना, इस प्रकार से। तो केस जब कोर्ट में चलता है तो बीच में बनाम आता है, बनाम मतलब लड़ाई। ठीक है, किसकी किसकी लड़ाई? केशवानंद भारती की, और सामने था केरल राज्य, केरल सरकार। इन दोनों की लड़ाई चली कोर्ट में, और इस लड़ाई में यह मुद्दा उठा कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ये कोर्ट ने कहा इस केस में। किसने कहा? कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, पहला पेज है, यह संविधान का पार्ट है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने एक बार इसमें संशोधन भी कर दिया। जब सरकार को पता चल गया कि बदल सकते हैं तो बदलो ना, क्या दिक्कत है? बीच में कोई भी लाइन जोड़ दो या तो पूरा चेंज कर दो। जब सरकार को पता चल गया कि बदल सकते हैं, कोर्ट ने ही बोल दिया कि बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार ने मात्र एक बार संशोधन किया तो ना, क्या दिक्कत?